नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में होगी बात बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 बेमिसाल वर्षों की। साथ ही बताएंगे तमिलनाडु और चेन्नई को विकास परियोजनाओं की कौन सी मिली सौगात, और बात करेंगे G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने भारत के बारे में भी। साथ ही खेलों की दुनिया से व्यापार तक और मौसम के हाल तक भी करेंगे आपको अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आधुनिकीकरण और विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। चेन्नई में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। परियोजनाओं से रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। हैदराबाद में ISB में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश। 2020 में देश में हुई मौतों का तीसरा बड़ा कारण कोविड-19। चिकित्सकीय प्रमाणीकरण रिपोर्ट 2020 जारी। मौत के मामलों में 42% का कारण हृदय रोग, दमा, निमोनिया समेत दूसरी बीमारियां। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से हिंसा को लेकर पूछताछ। CID ने कोलंबो में करीब 3 घंटे लंबा बयान किया दर्ज। 9 मई को भड़की हिंसा में मारे गए थे 10 से ज्यादा लोग। केरल तट की तरफ बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले 48 घंटे में लक्षद्वीप पहुंचने का अनुमान। अगले कुछ दिनों में केरल और लक्षद्वीप में झमाझम बारिश का अनुमान। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून तक गेबन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति की इन तीनों देशों की यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। भारत से उपराष्ट्रपति के स्तर पर इन तीनों देशों की ये पहली यात्रा होगी। महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं तमिलनाडु में AIADMK और DMK ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। इस दौरान उनकी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियारों और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री मिली है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर आज संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी। हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई को मुकर्रर की है। दिल्ली की अदालत ने 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से 30 मई तक अंतरिम राहत दे दी है। अदालत ने कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर निदेशालय को नोटिस भी जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष DK शिवकुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। ED ने सितंबर 2018 में शिवकुमार और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के संबंधित 9 कंपनियों की सीरीज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच पर रोक लगाने का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SFIO की अपील को मंजूरी दे दी है। बैंक और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 3 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया है। BSE सेंसेक्स 503 अंक की बढ़त के साथ 54,252 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 144 अंक की मजबूती के साथ 16,170 अंक पर बंद हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के भीतर हुए एक विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और देश के उत्तर में 3 मिनी वैन में हुए बम विस्फोटों में 9 लोगों की जान चली गई। विस्फोटों की जिम्मेदारी IS से संबंध एक स्थानीय समूह ने ली है। भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने यूनान में
12वीं अंतर्राष्ट्रीय जीपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक्स खेल चुके श्री शंकर के नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। यह आधुनिकीकरण और विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली और पानी के संदर्भ में बात की जाती थी। आज हम भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। हाईवे पर काम हो रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट को हर गांव तक पहुंचाना हमारा विजन है। We have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu's development journey. Projects worth over 31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत ने स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया है और अन्य कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल देश ने रिकॉर्ड मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि भारत का मतलब व्यापार है और ये न केवल सरकार की उपलब्धि है बल्कि युवाओं और आईएसबी जैसे संस्थानों ने स्नातकों की भी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत ने 100 से अधिक देशों को कोविड-19 का टीका भेजा है। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। वहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के पद पर आज 8 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 8 वर्ष के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोक कल्याण की कई योजनाओं की शुरुआत की और कई बड़े फैसले भी लिए। नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी साल 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जीएसटी लागू, 3 तलाक के खिलाफ कानून, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करना, सीएए कानून करना और डिजिटल इकोनॉमी जैसे असरदार फैसले लिए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी शुरुआत की गई। योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर बनाने में मदद की जाती है। सरकार ने वर्ष 2022 तक ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश में लैंगिक समानता की नींव रखी है। उन्होंने उन महिलाओं के प्रेरणादायी योगदान को याद किया जिन्होंने उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं और कोविड महामारी से मजबूती से लड़ने में महिलाओं ने अपनी सूझबूझ दिखाई है। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के लिए केरल सरकार की पहल की भी सराहना की है।
Kerala has always contributed more than its fair share when it comes to healthcare personnel. And women of this state have set an example of selfless care even at a great personal risk during this period of crisis. वर्ष 2020 में चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित मौतों की श्रेणी में कोविड-19 तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है। भारत के महापंजीयक कार्यालय से मृत्यु के कारणों के चिकित्सा प्रमाण पर रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसके मुताबिक सिर्फ 9% मौतें कोविड-19 के कारण हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से 1,60,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 42% मौतों का कारण हृदय रोग सहित 25 संचन तंत्र, दमा, निमोनिया ये तमाम बीमारियां रही। संक्रामक बीमारियों ने 2020 में 32.1% लोगों की जान ली। वहीं सांस से जुड़ी बीमारियों ने 10% लोगों की जान ली। चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित कोविड के कारण मौत के सबसे अधिक 17.7% मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। वो किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों के साथ संवाद करेंगे। 2 दिन के भारत ड्रोन महोत्सव में 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर कर्नाटक के कारवार पहुंचे। यहां वो नौसेना बेस का दौरा करेंगे और भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ रुपए का ये बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में सरकार के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रावधान दिए गए हैं। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में सभी सरकारी खेल केंद्रों को रात 10 बजे तक खुले रहने का निर्देश दिया है। खिलाड़ी यहां रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी गोद ले अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सिर्फ सरकार ना चलाए, इसके साथ समाज को भी जोड़ा जाए। उन्होंने लोगों से आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में राज्य के पहले फीफा स्वीकृत सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक का उद्घाटन करने के बाद रनिंग ट्रैक पर दौड़ लगाई। साथ ही कई खेल मैदानों का लोकार्पण किया, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनके बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 परिसरों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी भूमि से जुड़े सौदा मामले में की जा रही है। इससे पहले निदेशालय ने परब को समन जारी कर पूछताछ की थी। सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत निदेशक को लॉन्च कर दिया गया है। ये समुद्र संबंधी डाटा एकत्रित करने के लिए मौजूदा संज्ञान श्रेणी के सर्वेक्षण जहाजों को रिप्लेस करेगा। 4 सर्वेक्षण मोटर नौकाओं और 1 हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता वाले निर्देशक में तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की क्षमता है। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 6 दिन रुकने के बाद श्रीलंका पहुंच चुका है और अब केरल की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अगले 48 घंटे में मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के हिस्सों में इसके पहुंचने के आसार हैं। केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में केरल में और लक्षद्वीप में व्यापक पैमाने पर बारिश होने का अनुमान जताया है।
सामान्य तौर पर मॉनसून केरल में 1 जून को पहुंचता है और अब इसके 4 दिन पहले पहुंचने के आसार हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। और सबसे पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने खराब आर्थिक संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहायता की गुहार लगाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित करते हुए गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि आवश्यक दवाओं, भोजन और ईंधन के आयात के लिए तत्काल मदद की जरूरत है। देश में आयात और ऋणों का भुगतान करने के लिए वित्तीय साधनों का अभाव है। वहीं पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के संबंध में पूछताछ की है। 3 घंटे लंबा उनका बयान दर्ज किया गया है। देश में 9 मई को भड़की इस हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका मुश्किल दौर से गुजर रहा है। घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी देश के रूप में भारत श्रीलंका को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। Is passing through difficult times. I am sure you are concerned with the development there. As a close friend and neighbor, India is providing all possible support to Sri Lanka. This includes financial support, support of fuel, food, medicines and other essential items. वहीं रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर दुश्मन की एक बड़ी सैन्य इकाई और उसके उपकरणों को नष्ट कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशकोव ने कहा कि रूसी युद्धक विमानों ने पोक्रोव्स्क स्थित रेलवे स्टेशन को तब निशाना बनाया जब क्षेत्र में यूक्रेनी बलों की मदद के लिए पहुंची एक लड़ाकू ब्रिगेड वहां उतर रही थी। कोनाशेनकोव ने यह भी कहा कि रूसी सेना ने दक्षिण माइक्रोलाइव क्षेत्र के निप्रोव्स्के में यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक खुफिया केंद्र को नष्ट कर दिया है, जिसमें 11 यूक्रेनी सैनिक और उनकी मदद कर रहे 15 विदेशी विशेषज्ञ मारे गए हैं। हालांकि उनके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। कोनाशकोव ने कहा कि रूसी वायुसेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 48 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रूसी तोपखाने ने यूक्रेन के 500 ठिकानों को निशाना बनाया है। एशिया कप के अपने आखिरी पूल मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में नॉकआउट चरण में जगह बना ली है, जबकि पाकिस्तान का सफर यहीं समाप्त हो गया है। पूल ए में भारत और पाकिस्तान दोनों ने 4 अंक जीते और दोनों जापान को पीछे रहे। जापान इन दोनों से आगे रहा। गत चैंपियन भारत ने हालांकि बेहतर गोल अंतर के कारण सुपर 4 में जगह बनाई है। भारत को अगले दौर में जगह बनाने के लिए इंडोनेशिया को 15-0 या इससे बेहतर अंक से हराना था। भारत के लिए अनुभवी एसवी सुनील, पवन राजभर और कीर्ति सेल्वम ने 2-2 गोल किए, जबकि उत्तम सिंह और नीलम संदीप सेस ने 1-1 गोल दागा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के त्रिची के जम्बुकेश्वर मंदिर में अकेला हाथी के जन्मदिन की दावत की तस्वीरों के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।